वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के वज़ीर आज़म के साथ वर्चुअल मुलाकात। आज दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर होगी गुफ्तगू। आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते कहर के दरमियान आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग। वज़ीर सेहत ने किया तशवीश का इजहार, कहा लोगों की लापरवाही कोरोना में इजाफा का सबब बनी। वैक्सीन पर दिया जोर, अभी तक 9 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ जंग में रियासतों ने उठाए जरूरी कदम। आज से 12 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू। यूपी में वजीर आला ले रहे हैं वैक्सीनेशन इंतजामात का जायजा। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान शोपियां में 5 और अवंतीपुरा में 2 दहशतगर्द ढेर। कई हथियार हुए बरामद। मारे गए 5 दहशतगर्दों में से 4 की शनाख्त की गई। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के लिए इंतखाबी अमल मुकम्मल। 5वें मरहले के इंतखाबात से पहले अमित शाह का भवानीपुर में घर घर इंतखाबी मुहिम। नड्डा ने भी किया रोड शो। वहीं इलेक्शन कमीशन ने काबिल एतराज बयानबाजियों के लिए बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और वजीर आला ममता बनर्जी को भेजा नोटिस। मुंबई पुलिस के मुअत्तल पुलिस अफसर सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेजने की हिदायत। मनसूख हिरन की मौत के बाद मामले में गुजरा अब तक एनआईए की तहवील में थे। आज से शुरू हो रहा है आईपीएल 14 का क्रिकेट महोत्सव। आज खेला जाने वाला मैच रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स के दरमियान होगा। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के वज़ीर आज़म से एक वर्चुअल मुलाकात करेंगे। ये सरबराह इजलास नीदरलैंड के पार्लिमानी चुनाव में वज़ीर आज़म रोटेहाल की जीत के बाद हो रहा है। इसका मकसद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। इस इजलास के दौरान दोनों वज़ीर आज़म दो तरफ़ा रिश्तों पर तफसील से बातचीत करेंगे और ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नए इम्कानात पर गौर करेंगे। वो आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर ख्यालात का तबादला करेंगे। भारत और नीदरलैंड के कानून की हुक्मरानी और आज़ादी की मुश्तरका अक़दार के ज़रिए खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोप में बसने वाले भारतीयों में से बहुत से नीदरलैंड में आबाद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पानी के इंतज़ाम, खेती बाड़ी और फूड प्रोसेसिंग, सेहत, स्मार्ट सिटी और शहरी ट्रांसपोर्ट, साइंस व टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और खलाई शोबे समेत वसी ताउन है। नीदरलैंड भारत में तीसरा बड़ा सरमायाकार है और दोनों मुल्कों में मजबूत इक़्तिसादी रिश्ते हैं। भारत में 200 से ज़्यादा डच कंपनियां मौजूद हैं। वहीं नीदरलैंड में भी इतनी ही तादाद में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। कोविड के मुल्क में बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वुज़रा के ग्रुप की 24वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कोविड से पैदा होने वाले चैलेंजों पर गौर किया गया। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा, शहरी हवाबाजी के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला शामिल थे। जब मीटिंग शुरू हुई तो वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के हवाले से सूरत हाल बदल गई है। उन्होंने इस तशवीश का भी इजहार किया कि कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात की वजह लोगों का नर्म रवैया है, जो कोविड प्रोटोकॉल की पैरवी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वुज़रा के ग्रुप को कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और यह भी कहा कि सेहतयाबी की शरह 91% तक आ गई है। वज़ीर सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,31,000 से ज़्यादा मामलात आ चुके हैं। एक हफ्ते में 149 अजला में कोई मामला नहीं देखा गया। 63 अजला में 28 दिन में कोई मामला सामने नहीं आया। सबसे ज़्यादा अब तक 93.43 मिलियन अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अस्पताल की सहूलियात बेहतर हैं। मुल्क में 15,000 से ज़्यादा कोविड अस्पताल मौजूद हैं।
जिनमें 18 लाख से ज़्यादा बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने एक दिन में 43 लाख वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया, जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 9,43,34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups, and in the last 24 hours itself we have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. वज़ीर सेहत ने यह भी कहा कि भारत में शरह अमवात मुसलसल कम हो रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क में अभी कोरोना से मरने वालों का फीसद 1.28 है। Right now 0.46% of the active critical patients, they are on ventilator, 2.31% are in ICUs, and 4.51% are on oxygen supported beds. In the last 24 hours we have lost 780 patients in the country. Our fatality rate fortunately continues to actually come down, and right now it is 1.28%. और इस मौके पर वज़ीर सेहत ने उन अज़ला का भी जिक्र किया जहां हालिया दिनों में इन्फेक्शन का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 149 अज़ला ऐसे हैं जिनमें गुज़िश्ता 7 दिनों के अंदर एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। In the whole country right now, if we have to look at some of the positive sides, there are 149 districts where we have not seen a case of COVID in the last 7 days. 8 districts have not seen a case in the last 14 days. 3 districts have not seen a case in last 21 days. And again 63 districts have not seen a case in last 28 days. मरकजी वज़ीर सेहत ने कहा कि भारत ने अब तक 84 मुल्कों को कोविड वैक्सीन की 6 करोड़ 45 लाख खुराक बरामद की है। Till now, we have exported 6.45 crore doses to 84 countries, and this had happened, in fact, till fortnight back, which includes 1.05 crores to 44 countries as grants, 3.58 crores to 25 countries as commercial contracts, and 1.82 crores to 39 countries through the COVAX facility of WHO. वज़ीर सेहत ने वुज़रा के ग्रुप को यह भी बताया कि कोविड मराकज़ की उम्दा तरीके पर देखभाल की जा रही है और मुल्क में 15,440 कोविड के इलाज के लिए वक्फ अस्पताल हैं। Lot of people talk about these hospital beds and the isolation beds, ICU and oxygen supported facilities. So let me assure the GOM that all our facilities are quite well maintained. Those even where, because of the cases which were declining, they had changed them to normal activities. They are now again being revamped, and we right now have 15,440 dedicated healthcare facilities for COVID, which have more than 18 lakh 2,000 beds in the whole country, along with 12,673 quarantine centers. कोरोना की वजह से मुल्क में सूरत हाल एक बार फिर तब्दील हो रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कुछ दीगर रियासतों में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कुछ रियासतों ने ज़्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरी इलाकों में आज शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होगा, यानी शहरी इलाके 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा बड़े शहरों में भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा कुछ दिनों के लिए छिंदवाड़ा और ज़िला शाहजपुर में भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। ताहम कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी सामान और तिब्बी खिदमात में रियायत होगी, लेकिन यूपी के सभी कोचिंग इदारों समेत सभी सरकारी निजी तालीमी इदारों को 17 अप्रैल तक खोलने की इजाज़त नहीं होगी। आज खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पूरी रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और टीकाकारी इंतजामात के जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर सेहत और मेडिकल एजुकेशन के वज़ीर को मुख्तलिफ अज़ला के दौरे पर रवाना किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ इन्फेक्शन की शरह 8% को पार कर गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,437 नए मामलों का पता चला है। इस दौरान 24 लोगों को कोरोना से मौत भी हो गई है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में काम करने वाले 37 डॉक्टर कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। उनमें 32 घर पर आइसोलेट हो गए हैं, जबकि 5 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये सब पिछले 5 दिन में कोरोना से मुतासिर हुए हैं। दिल्ली में रात का कर्फ्यू जारी है। इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वालों को नाइट कर्फ्यू से राहत दी है। अब उन सहाफ़ियों को खुसूसी ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के वज़ीर आज़म से वर्चुअल मुलाकात करने वाले हैं और इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास जुड़ रहे हैं। सुधाकर, वज़ीर पीएम का अब से थोड़ी देर के बाद जो है नीदरलैंड के पीएम के साथ एक वर्चुअल समिट होना है और साथ ही दोनों मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो हमेशा बहुत बेहतर हैं। तो आज की जो ये वर्चुअल समिट होने वाली है, इसमें क्या कुछ ख़ास होगा, क्या कुछ अहम मौज़ूआत होंगे जिस पर दोनों पीएम बात करेंगे? जी, मशरूर बेहद ही महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत के रिश्ते विभिन्न देशों के साथ उसको मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कई मुल्कों के साथ शिखर सम्मेलन में शिरकत भी की है। हाल ही में अभी उन्होंने अभी सेशल्स के साथ कई जो प्रोजेक्ट्स हैं सेशल्स के प्रमुख के साथ वो भारत की तरफ से जो बनाए गए थे वो सौंपे गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर नीदरलैंड के साथ भारत के जो संबंध है काफी अहम हैं, काफी अहमियत रखते हैं। दोनों एक तरह से साझी सोच के साथ दोनों मुल्क आगे बढ़ते हैं और खासतौर से व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत है। अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मॉरिशस, सिंगापुर के अलावा। तो आप समझ सकते हैं भले ही छोटा सा मुल्क है, लेकिन भारत में जो विदेशी निवेश करने वाले अग्रणी मुल्कों में है। सिर्फ साल 2019-20 की बात की जाए तो $6.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश नीदरलैंड ने भारत में किया था। तो भारतीय कंपनियां भी नीदरलैंड में निवेश के लिए खासी इच्छुक रहती है और भारत एक तरह से वहाँ 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो उस लिहाज से भी देख सकते हैं तो व्यापारिक संबंध काफी अहम है। नीदरलैंड की करीब 200 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जिसमें कई अहम कंपनियां शामिल हैं। तो भारत की भी करीब इतनी ही कंपनियां नीदरलैंड में काम करें, जिसमें ज्यादातर जो आईटी फील्ड की कंपनियां हैं, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इस तरह की कंपनियां हैं। लेकिन जो आपसी संबंध है वो कई मोर्चों पर बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो उस मोर्चे पर, वाटर मैनेजमेंट की बात की जाए तो वहाँ भी काफी प्रगाढ़ संबंध है। इसके अलावा हेल्थ केयर हो, स्मार्ट सिटीज की बात हो, इसके बाद अर्बन मोबिलिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में काफी प्रगाढ़ संबंध है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काफी प्रगाढ़ संबंध है दोनों देशों के बीच। हम जानते हैं कि नीदरलैंड हॉकी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और हॉकी को लेकर नीदरलैंड और भारत साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। न सिर्फ जो स्थानीय जो मैदान उनको डेवलप करने की बात हो, बल्कि जो भारत के जो स्थानीय टैलेंट है। अभी हाल ही में नीदरलैंड की तरफ से एक भारत के सहयोग से झारखंड में जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए एग्रीकल्चर फील्ड की, तो कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नीदरलैंड भारत में स्थापित कर रहा है। महाराष्ट्र में, केरल में पहले ही स्थापित हो चुका है। इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरह के राज्यों में आधा दर्जन से ज्यादा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खासतौर से जो एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, इस तरह के क्षेत्रों में काम करते हैं। और
इसके जरिए ना सिर्फ अनुसंधान पे जोर है बल्कि स्किलिंग ट्रेनिंग पर भी जोर है। तो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ संबंध इस क्षेत्र में है। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में नीदरलैंड को अग्रणी मुल्कों में माना जाता है। वाटर मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा नीदरलैंड में काम हुआ है। तो भारत के साथ उस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा साझेदारी है। कानपुर की बात की जाए, चमड़ा उद्योग में कम से कम जो अवशिष्ट निकले उद्योग के जरिए उसकी बात हो या फिर उसके ट्रीटमेंट की बात हो, कानपुर, उन्नाव, चेन्नई, तमाम शहरों में वो प्रोजेक्ट नीदरलैंड और भारत मिलकर चला रहा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बहुआयामी बहुपक्षीय जो ये रिश्ते हैं उनको आज जब प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में जब शिरकत करेंगे तो उसको मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में फोकस तरीके से दोनों मुल्क कैसे मिलकर विभिन्न मोर्चों पर काम कर सकते हैं उसके लिए बातचीत करेंगे। उस लिहाज से बेहद ही ये अहम सम्मेलन माना जा रहा है। मशरूर जी, जाहिर है कि कोरोना का वक्त चल रहा है, बहुत सी बंदिशें हैं, समाजी बंदिशें हैं, सरहदी बंदिशें हैं, इस वजह से ये मुलाकात जो है हम कह सकते हैं वर्चुअल तरीके से हो रही है। लेकिन वज़ीर आज़म जो है उनको मुबारकबाद भी देंगे। वहाँ पीएम जो है वहाँ के, उन्होंने जो है कामयाबी हासिल किया, अभी उनको जीत मिली है, नीदरलैंड के पार्लिमानी चुनाव में उनको कामयाबी मिली है, उस पर मुबारकबाद भी देंगे। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त जो है समिट ये शुरू हो गया है दोनों पीएम के दरमियान, तो आइए हम आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Narendra, good afternoon. How are you? Your Excellency. Excellency, dear colleague, how are you doing? I cannot see you in your usual, as I would usually see you. So we are still working, I think, on a connection. But at least we can hear each other. So that is good news. What shall we do? Is it okay for you if we start the video conference? You can see me, Narendra, on your side. मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन मैं टीम को कहता हूं अगर टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम है तो चेक कर लेते हैं। But as long as you see me and I can more or less see you, so I suggest we start. And there's. I suggest we start, Narendra. Namaste. Prime Minister Modi, dear Narendra, it's wonderful to see you, and I hope all is well with you and that you are in good health. And I'm so glad we have this chance to talk today online. And let me start by saying that I'd like to take this opportunity to thank you
for your kind message of congratulations on Twitter after the elections in the Netherlands. You were one of the first heads of government to congratulate me, and I really appreciate that. And I look forward to bolstering the close ties between the Netherlands and India in the years ahead. In a normal world, in a more perfect world, I'd have come to visit you in person. My previous visits to India in 2015 and 2018 made a big impression on me. Your country's energy, creativity, and your country's hospitality are truly without equal. Unfortunately, you and we all are still dealing with the COVID-19 pandemic, which makes travel impossible. But let me say how much I appreciate your government's efforts to support Dutch investors who faced challenges last year during the first wave of the pandemic. Your support helped ensure the continuation of trade between our countries, even in those difficult times. And we also appreciated the air bubble. The air bubble, which was an agreement between our two countries. And this enabled our national carrier, KLM, Royal Dutch Airlines, to bring many Dutch and EU citizens back to Europe. And to return Indian citizens to India, including many coming from Latin America. It shows that good cooperation makes all the difference, even in the most difficult of times. Fortunately, the ties between India and the Netherlands are strong, and they are growing stronger. In February, the Netherlands undertook a virtual trade mission to India, led by our trade minister Sigrid Kaag, with a focus on the food, energy and water sectors. It was a long-distance mission conducted via screens, but it was still highly successful. The trade mission was the perfect follow-up to the state visit our King and Queen paid to India in October 2019. There they were joined by a delegation of no fewer than 140 companies and knowledge institutions. And the numbers speak for themselves. In 2019, our bilateral trade increased by 27%. The Netherlands is truly the gateway to the European continent for Indian companies. What's more, in 2020, the Netherlands rose to become the third biggest investor in India. And India is the fourth biggest investor in the Netherlands. These are fantastic milestones in our country's relationship. But our ties go far beyond economic matters alone. First, it's worth noting that the Netherlands has the largest Indian community on the European continent. And we host more than 2,000 Indian university students. We are proud of their achievement and we are proud of their contributions to our society. And our countries are bonded in many other areas too. We both believe in democracy and the rule of law, in strong institutions and multilateral cooperation, and in open and fair world trade. At a time when these values are under increasing pressure, it's important to form and protect global coalitions. So I hope that we can also expand the relationship between India and the European Union as a whole. And with that in mind, it's worth looking ahead today to the EU-India summit that will take place in Portugal next month. Together with France and Germany, the Netherlands is pushing for an EU strategy on the Indo-Pacific. For the EU, India is a key partner in this region. We want to collaborate with countries that share our vision of a free and open Indo-Pacific region grounded in the international legal order. The Netherlands aims to take a leading role in those discussions. In 2018, I had the honor to give a speech in New Delhi at the beautiful Bikaner House,
where I pledged to make a personal investment in the EU-India relationship. For the European Union, like the Netherlands, India is a crucial partner, both in the region and in the world at large. Take, for example, the United Nations. The Netherlands welcomes India's commitment to COVAX as an essential partner in terms of accessing vaccines for low and middle-income countries. And we applaud India for the Vaccine Matri program. We also congratulate India on its 8th election as a non-permanent member of the UN Security Council. You and I, we both support UN reform, which includes making the Security Council more representative. In our view, India is an obvious candidate for a permanent seat on an expanded council. In the G20 as well, India plays a crucial role. During recent G20 presidencies, the Netherlands has proven itself to be a constructive partner, and we will be honored to contribute during India's presidency too, with expertise in areas like infrastructure, financial inclusion, climate adaptation, and innovation in agriculture. In closing, I'd like to thank India and you, Prime Minister, dear colleague Narendra, for participating in the recent Climate Adaptation Summit. And I look forward to working together on global challenges in the run-up to the UN Climate Summit, the COP26. In short, our countries have many shared values, have many shared priorities, and we have plenty to talk about today. I look forward to a highly productive exchange. Thank you. एक्सेलेंसी, नमस्कार और आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी की लगातार चौथी बड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैंने ट्विटर पर तो तुरंत ही आपको बधाई दी थी, लेकिन आज वर्चुअली मिलते हैं तो मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित हैं। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी अप्रोच एक समान है। इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच कन्वर्जेंस बन रहा है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की स्थापना भी हमारे मजबूत इकोनॉमिक कोऑपरेशन को नया मोमेंटम देगी। मुझे विश्वास है कि पोस्ट कोविड काल में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे जिनमें हमारे जैसे लाइक माइंडेड देश आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। एक्सेलेंसी, 2019 में देयर मैजेस्टीज की भारत यात्रा से भारत नीदरलैंड संबंधों में नई ऊर्जा आई है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी वर्चुअल समिट से उन्हें और गति मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं भारतीय मूल के लोगों के विषय में आपने जो कहा, ये बात सही है कि पूरे यूरोप में भारतीय मूल की बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस कोरोना कालखंड में, इस पैंडेमिक में आपने भारतीय मूल के लोगों को जिस प्रकार से उनकी चिंता की, उनको संभाला, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और COP26 के समय भी या हमारा जब यूरोपियन यूनियन के साथ भारत EU समिट होगा, उस समय भी हमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने का
अवसर मिलेगा। अब मैं तो आप देख रहे थे इंडिया नीदरलैंड वर्चुअल समिट, जहां पीएम मोदी और नीदरलैंड के पीएम दोनों जो है इस समिट में हिस्सा ले रहे थे। नीदरलैंड के पीएम ने नमस्कार करके इस सम्मेलन की शुरुआत की और उन्होंने पार्लिमानी इलेक्शन में जीत के लिए पीएम मोदी के जरिए दिए गए उनको मुबारकबाद के लिए भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। साथ ही कोरोना से निपटने में भारत का जो रोल रहा है पूरी दुनिया में, उसकी भी सराहना की और ख़ासकर नीदरलैंड की हिमायत की भी सराहना की। उन्होंने मुश्किल हालात में कहा कि दोनों मुल्क मुश्किल हालात में भी एक साथ ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं, उसका भी जिक्र किया। और साथ ही तिजारत को जो बढ़ रहे हैं इस दौर में भी 27% दोनों मुल्कों की अगर तिजारती ताल्लुकात की बात की जाए तो तिजारत की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हुआ है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनको जीत की मुबारकबाद दी और मुख्तलिफ अहम उमूर पर उनका भी जिक्र किया। तो नाज़रीन, इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो गया है फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेने का। फ़िलहाल इजाज़त दें। आदाब।